इसके पास, साल्मोनेला के बैक्टीरिया के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? देख रहे हो कैसा सर्कुलर गोल 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 गोल। नाउ एज यू कैन सी, जो 2 साल तक कोविड के टाइम पर हमारे नाक पर दम करने वाला जो वायरस था, उस वायरस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा और इनसाइड जाएंगे हम। वायरल एनवेलप के बाद ये वाली स्ट्रक्चर क्या है भाई? ये वाला, ये क्या है? ये है इसका आरएनए। ये क्या है? इसका आरएनए है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर वायरस का आरएनए। अच्छा, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 11th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एंड फाइनली 11th क्लास के वन शॉट्स आने अब से शुरू हो जाएंगे। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। आई होप आप लोगों ने वो चैप्टर अच्छे से देख लिया होगा। उसका वन शॉट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट इसके अंदर आपको पूरा क्लासिफिकेशन समझने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि 5 अलग अलग किंगडम को किस बेसिस में डिवाइड किया गया था, किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया था, और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सक्सेसिवली ये सारे क्लासिफिकेशन की तरफ वो बढ़े आगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन लिविंग वर्ल्ड का पढ़ने वाले हैं। एंड दैट मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कहाँ से आया वो 5 किंगडम? क्या उससे पहले और भी किंगडम्स वाले क्लासिफिकेशन थे? वो सारी चीजें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th। आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं? आपके सिलेबस में है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और उनके क्लासिलाइन फीचर्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इनटू मेजर ग्रुप्स, और फिर लाइकेंस, वायरसेस और वायरॉइड्स। यहाँ पर प्लांट और एनिमल की कोई बात नहीं की गई है, क्योंकि अगर आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी उठाकर देखी होगी तो आपको पता होगा कि 3rd and 4th चैप्टर इज योर प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली। सो इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ 3 किंगडम्स के बारे में थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे, और वो 3 किंगडम्स है मोनेरा, जो कि बैक्टीरिया का किंगडम है, फिर प्रोटिस्टा, वो ऐसे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर का किंगडम है जो कि बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का एक लिंकेज है, एंड देन फाइनली वी विल स्टडी अबाउट फंजाई, जो कि मोस्ट डाइवर्सिफाइंग डीकम्पोजर होते हैं हमारे इस दुनिया में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले, अब आप लोगों को पता ही है कि अभी तक पूरी दुनिया में कितने स्पीशीज नोन है और डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। वो है 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी 17 से 18 लाख। सिर्फ इतनी स्पीशीज है। मैं स्पीशीज के बारे में बोल रही हूँ। अगेन प्लीज माइंड इट कि मैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं स्पीशीज के बारे में बोल रही हूँ। जैसे कि डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, काउ, बफेलो, ये सब अलग अलग स्पीशीज हैं। वी आर डिफरेंट स्पीशी, यू नो। तो इसी तरीके से हमारे इस दुनिया में 17 से 18 लाख स्पीशीज ही अभी तक नोन एंड डिस्क्राइब्ड है। उससे ज़्यादा है नंबर में हमारे दुनिया में ऑर्गेनिजम्स, लेकिन अभी तक उनकी डिस्कवरी हुई नहीं है, अभी तक उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है, नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ है, और इसीलिए वो अभी भी गुमनामी के अंधेरे में छुपे हुए हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। किस तरह के इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स? अब जैसे अगर आप प्लांट के तरफ देखोगे और एक एनिमल के तरफ देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि प्लांट बिल्कुल अलग है एनिमल के कंपैरिजन में, है कि नहीं? क्यों पता चल जाएगा? बिकॉज प्लांट एक ही जगह पर स्टडी रहते हैं एंड दे आर ग्रीन इन कलर, दे हैव लीव्स, दे हैव रूट्स, दे हैव स्टेम, दे हैव ब्रांचेस। एंड ऑन दी अदर हैंड एनिमल्स बिल्कुल ही डिफरेंट है, उनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। दे कैन लोकोमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे कैन डू वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो कि प्लांट्स नहीं कर सकते, एंड दे हैव देयर डिफरेंट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी एज वेल।
तो इससे आपको समझ में आता है कि प्लांट्स आर डिफरेंट देन एनिमल्स और एनिमल्स आर डिफरेंट देन प्लांट्स। उसी तरीके से इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्या होता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑर्गेनिजम्स का। क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स का। नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एरिस्टोल के क्लासिफिकेशन को। अगर आपको लास्ट चैप्टर का लेक्चर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोल कौन है, ही इज फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। तो अब आप समझ लो कि जो इंसान, जो साइंटिस्ट फादर है बायोलॉजी एंड जूलॉजी का, उनको कितनी ज़्यादा नॉलेज रही होगी और उन्होंने कितने बड़े बड़े स्टेप्स लिए होंगे इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ जूलॉजी। सो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था ना, अर्लीस्ट अटेम्प्ट, मतलब जो सबसे पहला अटेम्प्ट किया गया, उसके पहले किसी को ये सुध बुध ही नहीं था कि क्लासिफिकेशन जैसे भी कोई चीज़ होती है और ऐसा भी कुछ किया जाता है। तो सबसे पहला अटेम्प्ट जो क्लासिफिकेशन को लेकर था वो था एरिस्टोल के थ्रू किया हुआ क्लासिफिकेशन। इन्होंने थोड़े साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिज्म का, सिर्फ और सिर्फ उनकी मॉर्फोलॉजी देखकर नहीं कि प्लांट अलग दिख रहे हैं, एनिमल अलग दिख रहे हैं तो दोनों को अलग अलग कर दो, ऐसा करके नहीं किया था उन्होंने कुछ साइंटिफिक बेसिस के तौर पर क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, उन्होंने क्लासिफाई किया ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स और एनिमल को उन्होंने दो ग्रुप में क्लासिफाई किया। सो ही वाज नोइंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो उस टाइम पर साइंटिस्ट लोगों को नहीं पता होती थी, उस टाइम पर किसी को भी नहीं पता होती थी। लोग सिर्फ और सिर्फ प्लांट को अलग और एनिमल को अलग मानते थे, लेकिन एनिमल्स में भी दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, ऐसा उन्होंने हमें बताया। और वो ग्रुप्स किस बेसिस पर उन्होंने डिवाइड किए, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड। जिनका भी खून लाल रंग का होता था, जिनके भी रेड ब्लड सेल्स होते थे, उन एनिमल्स का नाम उन्होंने एनाइमा रखा। एंड जो भी विदाउट रेड ब्लड सेल्स वाले एनिमल्स थे उनका नाम उन्होंने अनाइमा रखा। सो दिस वाज अ ग्रेट रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ जूलॉजी और इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था। दिस मीन्स कि उन्होंने कई सारे स्पीशीज पर स्टडी की होंगी, तभी जाकर उन्हें पता चला कि देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ एनिमल्स, एक जिनके पास रेड ब्लड सेल होता है, एक जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं होता है। So this was a great achievement, this was a great initiative towards classification of organism। अब हम देखते हैं इसके बाद की कहानी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसमें कैरोलस लीनियस ने क्या किया, 1758 में क्लासिफाई कर दिया ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में। एक था किंगडम प्लांटे एंड एक था किंगडम एनिमेलिया। अगेन दिस इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे लगता है स्टडी और इससे ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब एरिस्टोल सर ने किया कर रखा था। बट सिंस उनका क्लासिफिकेशन का जो मेथड था ना बहुत ही सिस्टमैटिक नहीं था, इस वजह से उनकी स्टडी को डिस्कार्ड कर दिया गया, इस वजह से उनकी स्टडी को ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लीनियस का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज मच ईजियर, वाज मच feasible टू अंडरस्टैंड, इसीलिए वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल था रादर देन एरिस्टोल का क्लासिफिकेशन। तो लीनियस ने क्या किया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए सारे ऑर्गेनिजम्स को। अब आप खुद सोचो कि अगर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को दो ही ग्रुप में आप क्लासिफाई कर दोगे, आधे प्लांट में चले गए और आधे एनिमल्स में चले गए, तो तुम बताओ कि बैक्टीरिया हो गए या फिर प्रोटिस्टा हो गए या फिर फंजाई हो गए, वायरसेस है, लाइकन्स है, प्रियॉन्स है, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देयर आर प्रेजेंट, बट स्टिल किस में रखना है उनको, कौन सी कैटेगरी में रखना है, प्लांट की कैटेगरी में रखना है या एनिमल की कैटेगरी में रखना है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। तो दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ लीनियस क्लासिफिकेशन। प्रोकैरियोट्स जितने थे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, आर्कीबैक्टीरिया हो गए, एंड यूकैरियोट्स जितने थे जैसे फंजाई है, मॉस है, फर्न्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, उन सब को प्लांट के अंदर रख दिया गया बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल।
सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के प्रेजेंस के वजह से इन सब को एक ही कैटेगरी में रख दिया गया, जबकि बाकी की जो कैटेगरीज थी इनकी, बाकी के जो कैरेक्टर्स थे इनके, जो सबसे मेजर कैरेक्टर्स थे, एक तो पूरा का पूरा टाइप ऑफ न्यूक्लियस ही चेंज हो गया, कहाँ प्रोकैरियोट्स और कहाँ यूकैरियोट्स, दोनों को मर्ज करके उन्होंने एक ही किंगडम में डाल दिया। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को चूज किया, वो था क्या, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है भाई, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है, कोई दिक्कत नहीं है, पर सेल वॉल का भी तो कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, तो आप किस बेसिस पर सेल वॉल के प्रेजेंट होने के वजह से आप एक ही क्लासिफिकेशन में उसे डाल सकते हो? दिस इज नॉट डन, दिस इज ट्रूली नॉट डन। ठीक है, बट दे वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑफ कोर्स दे विल वाइडली डिफर, क्योंकि मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया हो गए या फिर साइनोबैक्टीरिया हो गया, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट देन यू बैक्टीरियाज। अब अगर आप किसी साइनोबैक्टीरिया को किसी फर्न्स के साथ कंपेयर करोगे तो भैया कोई कंपैरिजन ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गए और रख दिया इन दोनों को एक ही फैमिली के अंदर, एक ही घर के अंदर डाल दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, फंगस के पास सेल वॉल होती है पर काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है, एंड दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट कॉम्पोजिशन। मतलब वैसा कॉम्पोजिशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल में नहीं पाया जाएगा जो फंगस के सेल वॉल में पाया जाता है। किस बेसिस पर अब हम कह सकते हैं कि सेल वॉल का प्रेजेंस ही इन सबको एक साथ मिलाकर रख रहा है? दिस इज नॉट डन, राइट। तो ग्रीन प्लांट्स के पास सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, फंगस के पास काइटिन का सेल वॉल होता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, मोनेरा में म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होती हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह का सेल वॉल पाया जा रहा है। स्टिल लिनियस ने चूज किया दैट दे हैव टू बी इन द सेम किंगडम, जो कि मेजर ड्रॉबैक था। फिर आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल, दैट वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। कब? 1866 में, 1866 में। He created a new kingdom, Protista, having only unicellular eukaryote। आपको क्या करना है ना, एग्जाम के लिए बस आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया और कितने क्लासिफिकेशन में किसको किसको बांटा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तीसरा किंगडम कौन सा था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, चौथा किंगडम कौन सा था, एंड फाइनली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया और पांचवा किंगडम कौन सा था। ये अगर आपको याद हो गया देन बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। सो अर्नस्ट हैकेल ने दिया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन एंड ही क्रिएटेड अ न्यू किंगडम। उन्होंने अभी भी किसी के दिमाग में मोनेरा नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि मोनेरा के अंदर क्या है, ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरियाज ही तो है, उसको इग्नोर करो यार। जो एटलीस्ट हमें यूकैरियोटिक दिख रहा है, यूनिसेलुलर है, अलग अलग तरह का वेराइटी उसमें प्रेजेंट है, उसको पहले अलग करते हैं। तो इन्होंने पहले प्रोटिस्टा को अलग किया, जबकि मोनेरा इज द मोस्ट डाइवर्सिफाइड किंगडम इन दिस वर्ल्ड, इन दिस प्लैनेट। लेकिन अभी भी मोनेरा अलग हुआ नहीं है। अब देखो कैसे होता है। फिर आ जाते हैं अब हम लोग फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में, दैट वाज प्रपोज्ड बाय कोपलैंड 1956 में, एंड नाउ कोपलैंड क्रिएटेड द किंगडम मोनेरा। मोनेरा माइकोटा फैमिली भी हम इसको कह सकते थे, पहले से माइकोटा के नाम से भी जाना जाता था, बट नाउ इट इज ऑफिशियली नेम्ड एज मोनेरा for prokaryotes. It is especially for all the prokaryotes. This is the only kingdom, एकमात्र ऐसा किंगडम है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स कंसिस्ट करता है। बाकी के चारों किंगडम्स सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही कंसिस्ट करते हैं। नाउ फाइनली वी आर कमिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही फाइनली डिसाइड हुआ था। यहाँ पर मैं इसमें 3 स्टार लगा रही हूँ सो दैट यू नो कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वाइडली पूछे जाएंगे। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय R.H. वाइटिकर। 1969 में इन्होंने इंक्लूड किया था पांचवें किंगडम को, किंगडम फंजाई को, एंड नाउ
पांचों मिलाकर ही इंक्लूडेड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये 5 टोटल किंगडम्स थे जिसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं हुई थी बट वो उतना ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं था जितना ज़्यादा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। इट वॉज वाइडली एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट एंड फ्रॉम पीपल इन द वर्ल्ड। नाउ इट इज बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर। अच्छा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा? अब फिर से एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ जहां से आने वाले हैं क्वेश्चंस आपके। किस चीज के बेसिस पर आर.एच. व्हाइटेकर ने 5 किंगडम्स को क्लासिफाई किया था? किस चीज के बेसिस पर? कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। मैंने अपने पेड बैच में भी बच्चों को बहुत बारी टेस्ट में ये वाले क्वेश्चंस दिए, असाइनमेंट्स में दिए, मैं बीच बीच में पूछती रहती हूँ और बहुत बार ऐसा होता है कि 10% 5% बच्चे नहीं बता पाते। तो आप लोग ध्यान रखो कि किस चीज़ के बेसिस पर 5 किंगडम क्लासिफाई हुआ था। सेल का स्ट्रक्चर, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को तो भूलना ही नहीं है कभी। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कभी भूल ही नहीं सकते तुम लोग। यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट दैट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कितने सारे बेसिस थे क्लासिफिकेशन के? सबसे पहले था सेल का स्ट्रक्चर, फिर है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर रिप्रोडक्शन, फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पर भी 5 अलग अलग तरह के बेसिस हैं, 5 अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर 5 अलग अलग तरह के किंगडम्स को क्लासिफाई किया गया था। अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी कि वो पांचों कैरेक्टर्स के बेसिस पर मोनेरा कैसा है, प्रोटिस्टा कैसा है, फंजाई कैसा है, प्लांटे कैसा है और एनिमेलिया कैसा है। अब ध्यान से देखो, सेल का टाइप या सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल टाइप हो गया या सेल स्ट्रक्चर हो गया, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम थिंग। तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर मोनेरा में ऐसा देखोगे कि मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक, बाकी सारे यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, तो पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो यही हो गया। मोनेरा को डिवाइड करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होगा? सेल का स्ट्रक्चर। यहां से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। मोनेरा को क्लासिफाई करने के पीछे सबसे बड़ा जो कैरेक्टर था, जो डिफाइन कर रहा था इसका रोल, वो कौन सा कैरेक्टर था? उसका सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल का टाइप, ठीक है, कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, एंड इट वाज द ओनली किंगडम विद प्रोकैरियोटिक, तो उसको अलग कर दिया गया। फिर हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में, क्योंकि सेल वॉल के ऊपर बहुत लड़ाइयाँ हो गई है ना। लीनियस ने कहा कि सेल वॉल के बेसिस पे मैं कर रहा हूँ डिफाइड, और ये गलत था एक तरह से, सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पे तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हो गया क्लासिफाई अलग अलग ग्रुप का। मोनेरा पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड का बना हुआ है, नॉन सेलुलोजिक है। और यहाँ से मैं बता रही हूँ आप लोगों को कम से कम 5 क्वेश्चन सिर्फ इतने में ही पूछ लिए जाते हैं, सिर्फ इतने में ही 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नीट का एक्सपीरियंस है, अच्छे तरीके से पता है कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो जब मैं बोल रही हूँ कि जस्ट रिमेंबर नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड, सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन है मोनेरा में, आपको क्या याद रखना है? मोनेरा में सेल वॉल क्या है, कैसा है? नॉन सेलुलोजिक है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड का वो बना हुआ है। चलो, प्रोटिस्टा में किसी में सेल वॉल पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता है। फंजाई में पाया जाता है, जो कि काइटिन और पॉलीसैकेराइड का बना हुआ है विदाउट सेलुलोज। अगेन दिस इज नॉन सेलुलोजिक बच्चों, अगेन दिस इज नॉन सेलुलोजिक। काइटिन की बनी हुई होती है इसकी सेल वॉल, और पॉलीसैकेराइड की भी बनी हुई होती है। प्लांट में बहुत ही भरपूर तरीके से, भैया प्लांट की तो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल वॉल, है ना, तो सेलुलोजिक सेल वॉल पाया जाता है प्लांट के अंदर। नॉन सेलुलोजिक बाकी सब में पाया जाएगा, बट सेलुलोजिक तो प्लांट में पाया ही जाएगा। एनिमल्स में ये एब्सेंट होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, क्लास 9th के बच्चों को भी ये चीज पता है। तीसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ना आप ये चीज समझ सकते हो कि क्या वो यूकैरियोटिक है या वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था इसीलिए वो प्रोकैरियोटिक था, बाकी सब में ये प्रेजेंट है इसीलिए बाकी सब यूकैरियोटिक है। डन, डन एवरीवन, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बना किस चीज का है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो आप लोगों को पता ही है कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल का ही बना हुआ होता है, लेकिन सेल आगे चलकर एग्रीगेट करके टिश्यू बन जाते हैं, एंड टिश्यू आगे चलकर एग्रीगेट करके एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना लेता है, एंड देन बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तब जाकर एक कॉम्प्लेक्स एनिमल की फॉर्मेशन होती है। और ये वाला क्वेश्चन आपके 10th क्लास का क्वेश्चन है, इफ यू रिमेंबर, है ना, कि क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या फिर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है ये चीज आप डिफाइन कर देते हो। तो वही चीज है यहाँ पे भी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किस लेवल पर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या वो सिर्फ सेल का बना हुआ है या उससे ज्यादा एग्रीगेट होकर वो टिश्यू का बना हुआ है, या उससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होकर वो ऑर्गन्स का बना हुआ है, या फिर उसकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम के भी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमारे में ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इतने सारे सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, तब जाके हमारी बॉडी वर्क कर पाती है, तब जाके हमारी बॉडी फंक्शन कर पाती है ना। तो यहाँ पर न्यूक्लियर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू होगा फंजाई में, एंड प्लांटे में टिश्यू या ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। एनिमेलिया में टिश्यू का भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन का भी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड ऑर्गन सिस्टम का भी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा मोनेरा में? मोनेरा शो करते हैं डाइवर्स टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि इतना ज्यादा डाइवर्स कि उतना किसी भी दूसरे किंगडम में नहीं पाया जाता, उतना दूसरे किसी भी किंगडम में नहीं पाया जाता। ऑटोट्रॉफिक भी होंगे जिसमें फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक आ जाएगा। देन हेटेरोट्रॉफिक भी होंगे जिसमें सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक भी आ जाएगा। सो देयर आर ऑलमोस्ट 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो और किसी में नहीं होता। फिर प्रोटिस्टा में देयर आर ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑल्सो। फंजाई में इट इज only heterotrophic, they are not autotrophs, only heterotrophs। सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स दोनों हो सकते हैं। प्लांट only autotroph, they cannot be heterotrophs, they are the producers in the world, so they will be photosynthetic in nature। फिर आ जाते हैं एनिमेलिया में, एनिमल्स भी क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं। एनिमल्स कैन नेवर बी ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, वो कभी भी प्रोड्यूसर नहीं हो सकते, दे आर ऑलवेज कंज्यूमर्स, ठीक है। होलोजोइक भी पाया जाएगा, सैप्रोफिटिक भी पाया जाएगा एंड एवरीथिंग। फिर देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये तो हो गया ना हमारा, ये हो गया। अब हम फाइनली बात करते हैं किंगडम मोनेरा। अच्छा, किंगडम मोनेरा से पहले ना मैं तुम लोगों को 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ भी पढ़ा देती हूँ। चलो, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। अब आप बोलोगे मैम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या होता है? तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हम कहते हैं। लिखो ध्यान से, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब क्या चीज है ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन? एकदम से ये कैसे आ गया? पहले लिख लो कि ये किसने प्रपोज किया था। इट वॉज प्रपोज्ड बाय कार्ल वीस।
इट वॉज प्रपोज्ड बाय कार्ल रीस। ठीक है, बाकी के 3 डोमेन्स कैसे कैसे हैं देखो ध्यान से। बाकी के 3 डोमेन्स कैसे कैसे हैं। सबसे पहला डोमेन होता है डोमेन आर्की, डोमेन आर्की। ठीक है, अभी मैं सब बता दूंगी, पहले देख लो। फिर आ जाता है डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन बैक्टीरिया। फिर तीसरा आ जाता है डोमेन यूकैरिया, डोमेन यूकैरिया। ठीक है, चलो भाई, चलो अब हम देख लेते हैं कि आर्की डोमेन में कौन आ रहा है, बैक्टीरिया डोमेन में कौन आ रहा है, यूकैरिया डोमेन में क्या क्या आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ आर्की बैक्टीरियाज का जो अलग एक किंगडम होगा ना, जो अलग एक डोमेन होगा, दे विल बी नोन एज डोमेन आर्की, या फिर आर्की बैक्टीरिया का एक अलग सेपरेट किंगडम। सो दिस इंक्लूड्स सिंगल किंगडम ऑफ आर्की बैक्टीरिया, इंक्लूड्स सिंगल किंगडम ऑफ आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, नाउ डोमेन बैक्टीरिया में क्या क्या आ जाएंगे, इसमें इंक्लूड होंगे सिंगल किंगडम ऑफ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जिनको ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है, दे आर डिफरेंट देन आर्की बैक्टीरिया। अभी जब हम लोग मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे तो मैं आपको आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया दोनों अलग अलग करके अच्छे से पढ़ा दूंगी, तो बस टेंशन फ्री रहना है भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। दिस includes single kingdom of eubacteria, single kingdom of eubacteria, single kingdom of eubacteria। ठीक है, फिर हम फाइनली आ जाते हैं डोमेन यूकैरिया में। यूकैरिया कंसिस्ट करता है सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरिया क्या कंसिस्ट करता है, सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब आपको पता है कि एक किंगडम को छोड़कर बाकी चारों के चारों किंगडम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वाले किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल्स। तो इन चारों को हमने, मतलब कार्ल रीस ने क्या किया, तीसरे डोमेन में डाल दिया, तीसरे डोमेन में डाल दिया। तो डोमेन यूकैरिया इंक्लूड करता है 4 यूकैरियोटिक किंगडम्स, इंक्लूड्स 4 यूकैरियोटिक किंगडम्स। कौन कौन से, सबसे पहले प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांट एंड एनिमेलिया, देन एनिमेलिया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम तो यहाँ हो गए, 5वां यहाँ हो गया और 6ठा यहाँ हो गया, इसीलिए हम इसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, नहीं तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ बोलते हैं। बेसिक 3 डोमेन्स हैं, बेसिक सिर्फ 3 डोमेन्स हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलो किंगडम मोनेरा की तरफ। अब आएगा मजा, बढ़िया से अब आएगा मजा पढ़ने में। ठीक है, चलो तो किंगडम मोनेरा जो पूरा का पूरा एक किंगडम है ना, दिस इज द सोल किंगडम फॉर बैक्टीरिया, सोल किंगडम फॉर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। बैक्टीरिया क्या है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. In a handful of soil, 100 types of bacteria are present. ठीक है, बैक्टीरियाज क्या होते हैं, ओमनी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हर जगह मौजूद है। कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। ठीक है, ठीक है। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, जैसे कि हॉट स्प्रिंग,
डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस और कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं। तो अभी जो लाइन आपने पढ़ी ना एक्सट्रीम हैबिटेट वाली, ये एक्सट्रीम हैबिटेट वाली जो लाइन है दिस इज फॉर आर्की बैक्टीरिया बच्चों, दिस इज फॉर आर्की बैक्टीरिया, फॉर आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, चलो बेस्ड ऑन शेप बैक्टीरिया 4 तरीके के होते हैं। बेस्ड ऑन शेप बैक्टीरिया 4 तरीके के होते हैं। होता है कोकस, गोल गोल सा स्फेरिकल सा, फिर होता है बैसिलस, रॉड शेप का, रॉड शेप का। अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को इसके 3D एनिमेशंस, ठीक है, तब मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। थोड़े बहुत जो भी मैं 3D एनिमेशंस जिसमें भी दिखा पाऊंगी वो मैं दिखाऊंगी, फिर आपको समझ में आएगा। बैसिलस हो गया रॉड शेप का, विब्रियम, विब्रियम हो गया कॉमा शेप, बिल्कुल ऐसा होता है ये, ऐसा कॉमा शेप, ठीक है। और फिर होता है स्पाइरुलम जो कि होता है स्पाइरल शेप के, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 4 तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं जिनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, शेप के बेसिस में। नाउ अब बात करते हैं उसके न्यूट्रिशन के बारे में। तो कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, यानी कि दे कैन सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, दे कैन सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। मेजॉरिटी कैसे होंगे? हेटेरोट्रॉफ्स होंगे। मेजॉरिटी आर हेटेरोट्रॉफ्स, वो दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, लेकिन वो डिपेंड होते हैं दूसरों पर अपने फूड के लिए, या फिर किसी दूसरे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड होते हैं। अगर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड है तो उसको हम सैप्रोट्रॉफ कहेंगे। अगर दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, यानी कि किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, तो उसे हम पैरासाइट कहेंगे। और अगर वो खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं अपना फूड तो हम उसको ऑटोट्रॉफ कहेंगे। ऑटोट्रॉफ भी 2 टाइप के हो जाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे चलकर। नाउ मोनेरा 2 मेजर ग्रुप में बटा हुआ होता है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, जिसमें सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट 2-3 मिनट पहले कहा है कि जो आपने वो वर्ड पढ़ा ना एक्सट्रीम हैबिटेट, वो एक्सट्रीम हैबिटेट या हार्श हैबिटेट ये सिर्फ और सिर्फ आर्की बैक्टीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वो वर्ड ही सिर्फ और सिर्फ आर्की बैक्टीरिया के लिए बना हुआ है। सो दे लिव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट, सबसे ज्यादा हार्श, जहां पर नॉर्मल बैक्टीरियाज की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, वो भी कहेंगे भैया ये कहाँ ले आए हो, ठीक है। तो सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज नहीं रह सकता, कोई भी बैक्टीरिया एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में नहीं रह सकता अनटिल एंड अनलेस कि वो कोई आर्की बैक्टीरिया है, ठीक है। और जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उन बैक्टीरियाज को हैलोफाइल्स बोला जाता है। फिर आ जाता है हॉट स्प्रिंग। हम लोग पानी उबालते ही इसलिए है ताकि सारे जर्म, सारे बैक्टीरियाज मर जाए, किल हो जाए। और ये वो आर्की बैक्टीरिया है जो वहीं रह रहा है। इट्स लाइक ड्यूड सी मी, जस्ट सी मी, तुम लोग का जो टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है, ऐसा कहता है ये, ठीक है। तो हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाले जो बैक्टीरियाज है दे आर थर्मो एसिडोफाइल्स। और मार्शी एरियाज मतलब दलदल, कीचड़, गंदगी, बहुत सारा जो दलदल वाला एरिया नहीं होता जहाँ पे सारी चीजें सड़ रही होती है, डिकम्पोज कर रही होती है, वहां पर बिल्कुल ही वैसा गंदा सा कीचड़ जैसा बन गया है, उसको मार्शी एरियाज कहते हैं। और मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं मिथैनोजेंस या मिथैनोबैक्टीरियम, ठीक है। मिथैनोजेंस होते हैं मार्शी एरियाज में, थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में, एंड हेलोफाइल्स होते हैं सॉल्टी एरियाज में। ये 3 तरह के आर्की बैक्टीरिया के बारे में आपको याद रखना है। चलो आर्की बैक्टीरिया का, अच्छा कोई तो ऐसी चीज होगी ना कि जो उनको बाकी बैक्टीरिया से अलग बना रही है। बाकी नॉर्मल बैक्टीरिया कह रहे हैं कि आखिर तुम में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। तो आर्की बैक्टीरिया कहता है क्या कि मेरे पास है माँ, नहीं,
मेरे पास है सेल वॉल, ठीक है, उसके पास क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट होता है, जो कि बना होता है इस तरीके से कि वो एक्सट्रीम हैबिटेट में, एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर ले जाएंगे, ठीक है। म्यूकस की कोटिंग लिपोपॉलीसैकेराइड होती है उनकी सेल वॉल में, मैं बता देती हूँ, वैसे उतना ज़्यादा जानना आप लोगों के लिए अभी फिलहाल ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी जानो, लिपोपॉलीसैकेराइड की कोटिंग होती है जिसके वजह से वो बहुत ही टफ और रेजिस्टेंट मटेरियल बन जाता है उनका सेल वॉल का। नाउ मिथैनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे कि काउज हैं, बफेलोज हैं, एट्सेट्रा। काउज, बफेलोज, इन सबको रूमिनेंट एनिमल्स बोला जाता है और इनके गट में यानी इनके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं मिथैनोजेंस। तभी जो इनका डंग होता है यानी कि इनका जो गोबर होता है, इनका जो एक्सक्रीटा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मार्शी टाइप का स्मेल करता है, गंदा सा। जैसा आप मार्शी एरिया में स्मेल करोगे ना, वैसे ही इनका एक्सक्रीटा का स्मेल होता है। तो स्मेल आ कहाँ से रही है, उस एरिया या फिर उस पर्टिकुलर डंग से नहीं आ रही है, वो पर्टिकुलर स्मेल आ रही है उन मिथैनोजन से, उन बैक्टीरिया से जो कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो उनके खाने को ब्रेक डाउन कर सकता है, उनके खाने का ब्रेक डाउन कर सकता है। अच्छा, ये गाय भैंस हो गई ना, ये लोग क्या खाते हैं, ये लोग चारा खाती हैं, है ना। चारा इज व्हाट, चारा इज समथिंग वेरी रॉ प्लांट, है कि नहीं, रॉ प्लांट ही तो हो गया। फूल पौधे जितने भी चारा वाला वो चीज़ है ना, वो क्या है, दैट इज प्लांट। प्लांट के सेल वॉल में होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है जो इजीली डिग्रेड नहीं हो सकता। आप अगर कोई प्लांट खा जाओ ना ऐसे बिना पकाए, हम जब खाने को पका देते हैं, जब हम प्लांट वाली चीज़ें पका कर खाते हैं, तो वो पकने की वजह से सेलुलोज टूट जाता है, जो हमारे लिए इजीली डाइजेस्टेबल होता है। पर गाय भैंस या जो भी रूमिनेंट एनिमल्स है, वो तो खाना पका के नहीं खा रही है ना, वो तो चारा ऐवे ही खा जा रही है, तो उनके बॉडी में तो बहुत सारा सेलुलोज जा रहा है जो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता, इजीली ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। तो उनका ब्रेक डाउन करते हैं उनके गट में पाए जाने वाले मिथैनोजेंस। वो बैक्टीरिया कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करेंगे जिससे सेलुलोज का ब्रेक डाउन आसानी से हो जाएगा, लेकिन फिर उन्हीं एंजाइम्स के प्रेजेंस के वजह से वो पर्टिकुलर स्मेल उनके डंग में, उनके एक्सक्रीटा में आ जाती है। दे प्रोड्यूस मीथेन, दे प्रोड्यूस मीथेन जिनको बायोगैस भी बोला जाता है, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। इन एनिमल्स के गोबर से, इन एनिमल्स के एक्सक्रीटा, डंग से क्या प्रोड्यूस होता है, मीथेन प्रोड्यूस होता है, जिसको एज अ बायोगैस भी हम यूज कर सकते हैं फ्यूल के तौर पर, फॉर लाइटिंग, फॉर कुकिंग एंड एक्सेट्रा। हेलोफाइल्स एंड मेथैनोजेंस क्या है, दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स, वाइल थर्मोएसिडोफाइल्स क्या है, दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव में क्या डिफरेंस होता है, ऑब्लिगेट कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑब्लिगेट एनारोब है, एनारोब मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली विदाउट ऑक्सीजन ही सर्वाइव करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दे कैन नॉट सर्वाइव, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑब्लिगेट ऑर्गेनिज्म या ऑब्लिगेट एनारोब्स कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म कर लेंगे एडजस्ट, ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ तो भी कर लेंगे, नहीं प्रेजेंट हुआ तो भी कर लेंगे, तो ऐसे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म को फैकल्टेटिव ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, फैकल्टेटिव एनारोब्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फैकल्टेटिव एनारोब्स। चलो अब बात करते हैं हम यू बैक्टीरिया के बारे में। तो यू बैक्टीरिया के पास एक रिजिड सेल वॉल होती है और एक फ्लैजेलम होती है। अगर वो मोटाइल बैक्टीरिया है तो फ्लैजेला पाई जाएगी, अदरवाइज नहीं पाई जाएगी। दे इंक्लूड ऑटोट्रॉफ जो कि फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक दोनों होते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स को भी इंक्लूड करते हैं। बैक्टीरिया टर्म वाज गिवन बाय एहरनबर्ग।
and germ theory of disease was given by Louis Pasteur. जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्या कहता है ना कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो कि जर्म कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी स्टडी उन्होंने कर रखी है जर्म थ्योरी में, ठीक है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन सा पाया जाता है बैक्टीरिया में। सबसे पहले नोट कर लो यहाँ पर न्यूट्रिशन का पार्ट ए करके ऐसे करके नोट कर लो, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, दे हैव क्लोरोफिल ए, दे हैव क्लोरोफिल ए जो कि ग्रीन प्लांट से सिमिलर होते हैं, दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन plants, they have chlorophyll A similar to green plants। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, कभी कभी कॉलोनियल या फिर फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर या मराइन भी होते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया लिखो यहाँ पर, साइनोबैक्टीरिया BGA या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी लिख लो, पूरा पूरा लिख लो, ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूनिसेलुलर। क्या है वो? ऑब्वियस सी बात है, मोनेरा पढ़ रहे हैं तो वो यूनिसेलुलर ही होंगे, प्लस प्रोकैरियोटिक होंगे, है ना। कॉलोनियल या फिलामेंटस फॉर्म्स में होते हैं वो, कॉलोनियल और फिलामेंटस, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर और मराइन वो दोनों हैबिटेट्स में रह सकते हैं, फ्रेश वाटर और मराइन इन बोथ हैबिटेट दे कैन लिव, ठीक है। उनकी कॉलोनीज सराउंडेड होती है जनरली बाय जिलेटिनस शीथ, कॉलोनीज सराउंडेड बाय gelatinous sheath, colony surrounded by gelatinous sheath। और ये ऑफन क्या बना देते हैं? ब्लूम्स बना देते हैं पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर इतना रिच होता है कि ये बहुत रैपिडली खुद को डिवाइड कर देते हैं एंड ब्लूम बन जाता है, ठीक है, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा अपनी तादाद बढ़ा लेते हैं। और कुछ इनमें ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करते हैं, इनके बॉडी के अंदर पाई जाती है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको कहते हैं हेटेरोसिस्ट। लिख लो यहाँ पर हेटेरोसिस्ट, स्पेशलाइज्ड सेल्स, ब्रैकेट में हेटेरोसिस्ट फॉर फिक्सिंग atmospheric N2 नाइट्रोजन, फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक N2 नाइट्रोजन, ठीक है। चलो अगला आ जाएगा पार्ट बी। पार्ट बी कौन सा? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जिनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं कॉमनली हम लोग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, दे ऑक्सीडाइज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि सच एज नाइट्रेट्स,
such as nitrates, nitrites and ammonia, nitrites and ammonia, एंड उस रिलीज्ड एनर्जी को वो यूज करेंगे अपने एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, एंड यूज रिलीज्ड एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन, यूज रिलीज्ड एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ये किस चीज में हेल्प करेंगे? न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में, ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में इस एटीपी प्रोडक्शन को यूज करेंगे। दे हेल्प इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स। कौन से न्यूट्रिएंट्स? जैसे कि हो गया नाइट्रोजन, लाइक लिख लो, लाइक N2, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, PS, आयरन हो गया, Fe। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब तीसरा नोट करो, पार्ट 3 नोट करो, हेटेरोट्रॉफ्स। नाउ हेटेरोट्रॉफ्स वाले जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बैक्टीरियाज होंगे ना, दे आर द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन द नेचर, प्रेजेंट इन द नेचर। दे आर मोस्ट अबंडेंट, दे आर द मोस्ट abundant in nature, they are the most abundant in nature। majority क्या होती है? important decomposers होती हैं। majority are important decomposers। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है सब कुछ। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे बैक्टीरियाज, फटाफट से देखो तुरंत, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, अगर उनके हिसाब से उनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो बैक्टीरिया स्पोर्स प्रोड्यूस करके रिप्रोड्यूस करती हैं। लिखो यहां पर, अंडर unfavorable conditions they produce spores under unfavorable condition। वैसे नॉर्मली बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं? क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिजन के थ्रू, बाइनरी फिजन के थ्रू, है ना। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय mainly by fission। ठीक है, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है ना, आप जब अगली क्लास में जाओगे, क्लास 12th में, तब आप बेसिकली उसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्सरी इन दिस क्लास। ओके, चलो, तो अगर वो सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर रहा है, तो वो डीएनए ट्रांसफर के टेक्निक से हो पाता है। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है ट्रांसडक्शन। तो ये सब अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग प्रोसेसेस हैं, आपको बहुत ज़्यादा भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नीट वाली क्लास में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो सबसे पहले तो साइंस एंड फन के नीट वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अलग अलग टॉपिक्स पर मैंने सेपरेट लेक्चर डाल रखा है।
जैसे कि आज का ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर आपका मैक्स टू मैक्स 1 आवर और 1 to 1.5 आवर तक जाएगा, लेकिन वहां पर पूरा का पूरा एक मोनेरा किंगडम 1 घंटे का है, प्रोटिस्टा आधे 1 घंटे का है, ऐसे करके हर एक अलग अलग किंगडम मैंने सेपरेट लेक्चर्स में डाल रखा है, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है। अब चाहो तो वहां पर रेफर कर सकते हो, अदरवाइज फॉर योर 11th सिलेबस दिस पार्ट इज मोर देन इनफ। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिखो they also reproduce by a sort of sexual reproduction, डीएनए ट्रांसफर या द एक्सचेंज ऑफ डीएनए, हम इसको कह सकते हैं डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा मोनेरा कंप्लीट हो चुका है। छोटा सा एक प्यारा सा चुन्नू-मुन्नू टाइप, जैसे तुम लोग में चुन्नू-मुन्नूस हो, वैसे एक चुन्नू-मुन्नू टाइप का एक मेंबर बचा हुआ है मोनेरा का, और वो है ये प्लाज्मा। बहुत ही ज़्यादा शरारती, सबसे ज़्यादा जो वो नटखट बालक नहीं होते वैसे होते ये माइकोप्लाज्मास। इनको पीपीएलओ भी बोला जाता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। बहुत ही छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनफैक्ट दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। लिखो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स विदाउट अ सेल वॉल। इतने ज्यादा बदमाश कि इनको ना सेल वॉल की जरूरत है, ना इनको ऑक्सीजन की जरूरत है सरवाइव करने के लिए। इनके सेल में सेल वॉल तक नहीं पाई जाती जो इनको प्रोटेक्ट कर सके, बट ये फिर भी एनिमल्स और प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। दे आर ऑलमोस्ट लाइक अ पैरासाइट, ठीक है। सो दे आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये 3 से 4 पॉइंट आप लोगों को रटे होने चाहिए अबाउट माइकोप्लाज्मा। इनकी साइज होती है 0.1 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन, या फिर आप इसको हाँ ठीक है 0.1 माइक्रोन के। आओ बच्चों, देखते हैं हम लोग साल्मोनेला बैक्टीरियम का पूरा स्ट्रक्चर। साल्मोनेलम टाइफी जो कि एक बैक्टीरिया है, यानी कि मोनेरा किंगडम को बिलोंग करता है। अब आपको देखने को मिलेगा कि एक प्रोकैरियोटिक सेल किस तरीके का होता है, उसके सेल के क्या अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स होती हैं, जेनेटिक मटेरियल उसका कैसा होता है, और क्यों वो यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट है। सो दिस इज द सेल ऑफ साल्मोनेला। साल्मोनेला की एक स्ट्रेन होती है, एक स्पीशी होती है साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफॉइड कॉज करता है। तो जो टाइफॉइड कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है वो साल्मोनेला जीनस को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर देखो आप, दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ दिस बैक्टीरिया। आप देख पा रहे हो कि मैंने आपको क्या बताया था कि फ्लैजेला के बेसिस पर भी बहुत सारे ऐसे मोनेरेंस होते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं। किसी में सिंगल फ्लैजेला पाई जाती है, किसी में बहुत सारे पाए जाते हैं। जिसमें चारों तरफ फ्लैजेला पाया जाता है उसको पेट्रीट्रिकस कहते हैं, ठीक है, पेरीट्रिकस कहते हैं। तो दिस इज द फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। जब आप इससे बहुत अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, एक सेकेंड, देखो यहाँ पर आपको इसके सेल में ना 3 अलग अलग लेयर्स दिखाई दे रही है। सो व्हेन विल क्लिक इट, तो आप देखोगे कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी बैक्टीरियल सेल की, वो कैप्सूल की बनी हुई होती है। और कैप्सूल क्या है, उसके सेल वॉल का ही एक पार्ट है। अगर आप नेक्स्ट वाला पार्ट देखोगे तो दिस इज द सेल वॉल। ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है, कैप्सूल हो गया या फिर ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, ठीक है। चलो
ये है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो इनर मोस्ट सेल वॉल के बाद जो सबसे इनर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो फंगस हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल में पाया जाता है। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, क्लास 9th के बच्चों को भी पता होता है, क्योंकि उन्होंने क्लास 9th में सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है दैट एवरी सेल कंटेन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर वो एनिमल सेल है और उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाएगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही उस सेल को प्रोटेक्ट करेगा एंड सारे वो फंक्शंस करेगा जो कि एक सेल वॉल भी कर सकता है। एंड अगर वो फंगस का सेल है, बैक्टीरिया का या मोनेरा का सेल है, या फिर वो प्लांट का सेल है, तो जरूर से जरूर वहां पर सेल वॉल पाई जाएगी। अब डिफरेंस बस इतना आ जाता है कि मोनेरा के सेल वॉल का कॉम्पोजिशन अलग होता है, फंगाई के सेल वॉल का कॉम्पोजिशन अलग होता है, और प्लांट के सेल वॉल का कॉम्पोजिशन बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिसके वजह से सेल वॉल डिफरेंशिएशन वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय R.H. वाइटेकर। चलो, तो ये हो गया इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेट्स सी नाउ समथिंग मोर इन डिटेल। ये जो आपको छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये है राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम होता है? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस कराना। ऑल्सो राइबोसोम का काम होता है कि वो डीएनए में पाए जाने वाले जो जेनेटिक मटेरियल में इंफॉर्मेशन है, जीन्स की इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करे, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करे डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन के थ्रू। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बीड्स हैं, दीज आर द राइबोसोम मॉलिक्यूल्स। अब देखते हैं कि ये जो आपको डीएनए जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, कैसा है? थोड़ा अंदर आना पड़ेगा। सी, किस चीज का बना हुआ होता है हमारा डीएनए या फिर हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड? शुगर का बना हुआ होता है, बेसिस का बना हुआ होता है, और फॉस्फेट ग्रुप का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये पूरा इसका डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। आप देख पा रहे हो 2 स्ट्रैंड्स हैं जो हेलिक्स बना रहे हैं, यानी कि इसके पास साल्मोनेला के बैक्टीरिया के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाई जाती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाई जाती है। नाउ आप लोगों को पता है कि एक बैक्टीरिया के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की जगह क्या पाया जाता है? सिंगल नेकेड डीएनए, सर्कुलर डीएनए। क्या आपको यहाँ पर सर्कुलर डीएनए दिख रहा है जो पूरे के पूरे सेल में पाया जा रहा है? कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, सिर्फ क्या है? राइबोसोम, जो हर एक सेल में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। एंड इसके पास न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड का मतलब कि बस एक डेंस स्ट्रक्चर है इसके जेनेटिक मटेरियल की, एक सर्कुलर मटेरियल की, डीएनए की। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है। थोड़ा सा हम इसको घुमा फिरा के अच्छे तरीके से अंदर घुसकर अच्छे से देखेंगे। हाँ, देखो, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? देख रहे हो कैसा सर्कुलर गोल 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 गोल, बस इसका न्यूक्लियोइड ही है, ये सिर्फ इसका न्यूक्लियोइड है। ठीक है, लेट्स मूव टू दी अदर पार्ट। राउंड इनकी साइज होती है। तो एक ओवरऑल बैक्टीरिया के बारे में क्या है? बैक्टीरिया सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। दे कैन बी यूजफुल ऑल्सो। ये ऐसे होते हैं बैक्टीरियाज। ट्रीटमेंट, कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, लाइम डिजीज, सिफाइलिस, और भी बहुत सारे तरीके हैं। साल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड कॉज करने वाले बैक्टीरिया का मैं आप लोगों को 3D एनिमेशन दिखा रही हूँ। ठीक है, चलो फिर किंगडम प्रोटिस्टा। फाइनली अब हम आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पे। क्या इंक्लूड करेगा? सिंगल सेल यूकैरियोट। इसका सेल कंटेन करेगा एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और बाकी के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। कुछ के पास फ्लैजेला और सीलिया भी पाई जाती है। प्रोटिस्ट प्राइमरी एक्वाटिक होते हैं। ये लिंक होते हैं बिटवीन प्लांट, एनिमल्स और फंजाई के बीच में। ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। सेक्सुअली या एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू।
प्रोटिस्टा इंक्लूड करते हैं 5 अलग अलग तरह के डिविजन्स, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्स और प्रोटोजोन्स। प्रोटिस्ट ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं जिसमें फोटोसिंथेटिक आ जाएगा, सिम्बायोंट या हेटेरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। दे आर हेटेरोजेनस ग्रुप बिकॉज द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा ना प्रोटिस्टा के बारे में, वो है बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम नॉट वेल डिफाइंड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों प्रोटिस्टा के बारे में। कई सारी चीजें इसमें से पूछ ली गई हैं लोगों में, मतलब एग्जाम्स में, ठीक है, नीट के एग्जाम में, फिर सीयूईटी में, बहुत सारे अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वाला पार्ट जरूर पूछा जाता है। चलो, तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो सारे डिविजन्स है, 5 डिविजन्स, उसमें से सबसे पहला है क्राइसोफाइट्स। इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स कहाँ पाए जाएंगे? फ्रेश वाटर और मराइन में। फ्रेश वाटर और मराइन एनवायरमेंट दोनों में पाए जाएंगे। माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि दे कैन फ्लोट पैसिवली, बिना किसी मेहनत किए ये पैसिवली फ्लोट कर सकते हैं इन वाटर करंट, पैसिवली इन वाटर करंट, और इसी वजह से इनको प्लैंकटन भी बोला जाता है, इसी वजह से इनको प्लैंकटन भी बोला जाता है। मोस्टली दे आर फोटोसिंथेटिक, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इंक्लूड करते हैं डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी, इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड golden algae and golden algae। डायटम्स के बारे में कुछ चीजें समझ लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। डायटम्स क्या है भाई? डायटम्स, इनके पास क्या होती है? सिलिशियस सेल वॉल होती है, सिलिकेशियस, सिलिका की सेल वॉल पाई जाती है। सिलिकेशियस सेल वॉल होती है जो फॉर्म करता है 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स, फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स। जैसे सोप बॉक्स होते हैं ना, सोप रखने वाली साबुन की जो डिब्बी होती है, वो आपस में कैसे फिट हो जाते हैं, उसी तरीके से डायटम्स के दोनों शेल्स होते हैं, सिलिका के बने हुए होते हैं, ओवरलैप करते हैं दोनों एक दूसरे को, एक सोप बॉक्स की तरह, ठीक है। जो लेफ्ट बिहाइंड सेल वॉल की डिपॉजिट होती है उसे डायटमेशियस अर्थ बोला जाता है। डायटमेशियस अर्थ क्या है? लेफ्ट बिहाइंड cell wall deposits, left behind cell wall deposits over billions of years, ठीक है। और इसे कैसे यूज किया जाता है डायटोमिशियस अर्थ को? पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स के लिए। एंड डायटम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। ये तो लिखना बिल्कुल मत भूलना, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। चलो, अगला हम बात करेंगे डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में। ज्यादातर ये मराइन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, लिख लो यहाँ पर, मराइन एंड फोटोसिंथेटिक, मराइन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये कभी कभी येलोइश अपीयर करते हैं, कभी कभी ग्रीन या कभी ब्राउनिश अपीयर करते हैं, बेस्ड ऑन द पिगमेंट इन द सेल। अपीयर्स रेड, येलो, ग्रीन,
based on the pigment present in their cells. Pigment in their cells. ठीक है, सेल वॉल में स्टिफ सेलुलोज की प्लेट होती है आउटर सरफेस में, स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स. मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, ज्यादातर इनके पास 2 फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है और एक दोनों वॉल प्लेट के बीच में जो गड्ढा होता है, जो फरो होता है, उसके ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो 2 तरह के फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो. रेड डायनोफ्लैजिलेट, इसका एक एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स. ये क्या करते हैं बच्चों, ये इतनी जल्दी रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं खुद को कि ये सी को अपीयर करवा देते हैं रेड कलर का, जिसके वजह से रेड टाइड हो जाती है, सो दे undergo rapid multiplication so that the C appear red, और ब्रैकेट में लिखो रेड टाइड्स. ठीक है, दे ऑल्सो सिक्रीट रिलीज सम टॉक्सिन्स जो कि एनिमल्स को किल कर देते हैं, मराइन एनिमल्स को किल कर देते हैं. रिलीज टॉक्सिन्स दैट किल marine animals. ओके, डन है. चलो अगला अब हम पढ़ेंगे यूग्लिनोइड्स के बारे में. यूग्लिनोइड्स आर मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो किसी भी स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है. ठीक है, किसी भी स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाएगा. दे आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, फ्रेश वाटर फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर. स्टैग्नेंट मतलब होता है रुका हुआ पानी, कहीं पे गड्ढा है, कोई पॉन्ड है छोटी सी, ठीक है, लेक है, तो ऐसे जगहों पर ये पाया जाता है. इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, इनके पास सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन का बना हुआ कोटिंग होता है जिसको हम पेलिकल कहते हैं. ठीक है, दे हैव अ protein, they have a protein rich layer called pellicle. They have protein rich layer called pellicle जो कि इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं. for flexibility लिख लो यहाँ पर, for flexibility. इनके पास भी 2 फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग. 2 फ्लैजिला, एक शॉर्ट होगा और एक लॉन्ग होगा, 2 फ्लैजिला होंगे. फोटोसिंथेटिक होते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में. अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे, अगर सनलाइट एब्सेंट है तो ये किसी भी दूसरे हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करेंगे बाय प्रेडेटिंग ऑन सम काइंड ऑफ स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स. photosynthetic in the presence of sunlight, in the absence of sunlight they
behave as heterotrophs by predating on some smaller organisms, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जो पिगमेंट है वो हायर प्लांट्स के आइडेंटिकल ही होता है। पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू हायर plants. Pigments are identical to higher plants. Example, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है इनका, यूग्लीना, जिनको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स भी बोलते हैं, बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स भी हम बोलते हैं। यूग्लिनोइड्स के बाद आ जाता है स्लाइम मोल्ड कैसे होंगे? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होंगे विदाउट एनी सेल वॉल, सैप्रोफिटिक विदाउट सेल वॉल, सैप्रोफिटिक विदाउट सेल वॉल। बॉडी मूव करती है अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, जो इनगल्फ करेगी ऑर्गेनिक मैटर को। बॉडी moves through decaying twigs and leaves and engulf organic matter या ऑर्गेनिक मटेरियल। अगर सूटेबल कंडीशन है देन दे विल फॉर्म एन एग्रीगेशन, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि सेवरल फीट तक भी स्प्रेड कर सकता है। सूटेबल मीडियम में अंडर सूटेबल मीडियम दे aggregate to form plasmodium, they aggregate to form plasmodium। नेक्स्ट, अगर अनफेवरेबल कंडीशन होती है ना तो वो डिफ्रेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो डिफ्रेंशिएट into fruiting bodies, they differentiate into fruiting bodies। लास्ट है प्रोटोजोन्स, लास्ट टाइप का प्रोटिस्टा है प्रोटोजोन्स। किस टाइप के ये होते हैं? सबसे पहले तो दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, कभी कभी ये प्रीडेटर की तरह काम करेंगे, कभी कभी ये पैरासाइट की तरह भी काम करेंगे। प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स बोला जाता है इनको, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, चार ग्रुप होते हैं प्रोटोजोन्स के, 4 ग्रुप्स होते हैं प्रोटोजोन्स के। कौन कौन से 4 ग्रुप्स होंगे? सबसे पहला होता है अमीबॉइड प्रोटोजोन, अमीबॉइड प्रोटोजोन फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में भी रहते हैं, सॉइल में भी रहते हैं। मूव और कैप्चर करेंगे अपने प्रे को थ्रू स्यूडोपोडिया, ठीक है। लिखो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडिया, जिसको फॉल्स फीट भी बोला जाता है। एग्जाम्पल, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज अमीबा,
ठीक है, तुम लोगों का नाम भी मैंने इसी से इंस्पायर होकर रखा है, बायोमीबास, है ना। तो अमीबा इज द फेमस एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोन्स, जो कि अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है। अमीबॉइड नाम में ही अमीबा है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अमीबा है, एंटमीबा है, ये सारे क्या है, ये सब पैरासाइट्स हैं। ओके, नेक्स्ट अगला जो है दूसरा, वो क्या है, सीलिएटेड प्रोटोजोन। अगला क्या है, सीलिएटेड प्रोटोजोन, जिसमें सीलिया पाई जाती है। सीलिएटेड प्रोटोजोन, इनमें क्या पाई जाती है, सीलिया पाई जाती है, ठीक है। एंड ये क्या कॉज करते हैं, दे हैव सीलिया, दे हैव सीलिया एंड एक कैविटी होता है जिसको गलेट बोला जाता है, जो आउटसाइड ओपन करते हैं सेल सरफेस में। नाउ जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है ना सीलिया की, वो क्या होती है, स्टीयरिंग की तरह घूमती है इन द गलेट, स्टीयरिंग की तरह घूमेगी इन द गलेट। आप इतना याद रखो, सीलिया कंटेन करने वाले प्रोटोजोन्स आर नोन एज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, एंड इसका एग्जांपल है पैरामीशियम, वेरी गुड। नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। सीधी सी बात है, फ्लैजिलेटेड लिखा हुआ है तो ये क्या कंटेन करेगा, फ्लैजिला कंटेन करेगा। फ्री लिविंग पैरासाइट होते हैं, ठीक है, फ्री लिविंग या पैरासाइट दोनों तरीके से ये पाए जाते हैं। इनके पास फ्लैजिला होता है, दे हैव फ्लैजिला, ठीक है। ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने वाले प्रोटोजोन्स होते हैं। एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा, नाउ नेक्स्ट लास्ट वन क्या है, स्पोरोजोन, जो कि इन्फेक्शियस स्पोर्स होते हैं। स्पोरोजोन इन्फेक्शन कॉज करने वाले स्पोर्स, इन्फेक्शियस स्पोर्स, और इनका एग्जाम्पल क्या है, बहुत ही फेमस, प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। 4 तरह के प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, ठीक है। ये सब मलेरिया कॉज करने वाली पैरासाइट्स हैं। हो गया हमारा किंगडम प्रोटिस्टा खत्म, बहुत ही प्यारा सा चुनुमुनु सही है था, ये आप एक बार देख लेना। किंगडम फंजाई स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हम लोग। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताना कि जहां पर भी दिक्कत आ रही है। इट इज अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं, वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ही ये ग्रो करेंगे, जैसे कि ब्रेड मोल्ड हो गया, ऑरेंज रॉट है, मशरूम है, टोडस्टूल एक्सेट्रा। व्हाइट स्पॉट जो मस्टर्ड के लीव्स में आपको दिखता है ना गोल गोल सा, वो किसी पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है। कुछ फंगस सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम। उसके बाद कुछ यूनिसेलुलर फंजाई भी होती हैं, जैसे कि ईस्ट, और वो यूज होती हैं टू मेक ब्रेड एंड बियर, ईस्ट का दूसरा मतलब ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसीस सेरावीसी। अदर फंजाई कॉजेज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वीट में रस्ट कॉज करने वाली पक्सीनिया हो गई, या फिर स्मट कॉज करने वाला स्मट कॉज करने वाला ऊस्टिलागो हो गया। ईस्ट को छोड़कर फंजाई जो है वो फिलामेंटस होते हैं। इनकी बॉडी क्या कंसिस्ट करती है, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर जिसको हाइफी बोला जाता है, और बहुत सारे नेटवर्क ऑफ हाइफी को मिलाकर हम उसको माइसीलियम कहते हैं। किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये जैसे है ना, ये जैसे है, दीज आर द
दीज आर द हाइफी। अब इसी का जो बहुत ही ज्यादा कंडेंस फॉर्म में नेटवर्क होगा माइसीलियम का, सॉरी हाइफी का, उसको हम माइसीलियम कहेंगे। सो दिस होल स्ट्रक्चर इज माइसीलियम। उसका एक पतला सा धागा पे एक पतला सा कंपोनेंट विल बी नोन एज हाइफी। चलो नेक्स्ट, some hyphae are continuous, some hyphae are continuous tubes। कुछ हाइफी कैसी होती है, देखो कुछ हाइफी कैसी होती है, इस तरीके से है ना। अगर इस तरीके से है कुछ हाइफी, कंटिन्यूअस ट्यूब है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से भरी हुई है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से भरी हुई है। देखो इस तरीके से बहुत सारा न्यूक्लियस है इसके अंदर, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। ऐसे तरह के हाइफी को हम सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। एक ट्यूब जैसा हाइफी जिसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस हो, उसको हम सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। कुछ ऐसे दूसरे तरह के हाइफी होंगे जैसे कि ये है। इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें आप देखोगे कि ऐसे करके क्रॉस वॉल्स होंगे, ऐसे करके इनमें क्रॉस वॉल्स होंगे, और उन क्रॉस वॉल्स के अंदर, हर एक क्रॉस वॉल के अंदर एक एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। ऐसे करके एक एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो इस तरह की जो हाइफी होती है ना, इसको हम सेप्टेट कहते हैं, इसको हम सेप्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सेप्टेट, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, सिनोसिटिक, इसको कहेंगे सिनोसिटिक। सेल वॉल फंजाई की बनी हुई होती है काइटिन और पॉलीसैकेराइड से। मेन कॉम्पोजिशन काइटिन का होता है। बहुत सारे फंजाई सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स। कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, कुछ सिम्बायंट की तरह जीते हैं, जैसे कि लाइकन हो गया जो कि फंगस और एल्गी का एक एसोसिएशन है। कुछ माइकोराइजा की तरह जीते हैं जो फंजाई और हाइयर प्लांट्स के रूट्स का एसोसिएशन होंगी। नाउ रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें, वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर हो रहा है तो फ्रैगमेंटेशन, फिजन और बडिंग के थ्रू होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो स्पोर्स बनेंगे, जैसे कि कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स हो गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो oospores, ascospores या बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, एंड दे विल बी प्रोड्यूस्ड इन डिस्टेंट स्ट्रक्चर, जिसको फ्रूटिंग बॉडीज हम कहते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज अभी आपने इसके पहले भी पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है याद करो, स्लाइम मोल्ड्स में पढ़ा है ना। सेक्सुअल साइकिल इनकी इन्वॉल्व करती है 3 तरह के स्टेप्स। पहला प्लाज्मोगैमी, जिसमें प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाता है बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स। फिर होता है कैरियोगैमी, 2 न्यूक्लियाई के फ्यूजन को हम कैरियोगैमी कहते हैं। फिर होता है मियोसिस, जाइगोट आगे चलकर हैप्लॉइड गैमीट को बनाता है। तो ये है 3 सेक्सुअल स्टेजेस। नाउ फंगस रिप्रोड्यूस करेंगी सेक्सुअली, तो 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप विल कम टुगेदर एंड फ्यूज। उसके बाद फ्यूजन होगा 2 हैप्लॉइड सेल का इमीडिएटली, जो कि एक डिप्लॉइड सेल में रिजल्ट करेगा। एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स में डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोफेज पाई जाती है, यानी 2 न्यूक्लियस वाली स्टेज पाई जाती है। एक सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हो, ऐसे स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे स्टेज को हम लोग कहते हैं डाइकैरियोफेज, N+N यानी 2 न्यूक्लियाई पर सेल। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। आगे चलकर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाती है और सेल्स डिप्लॉइड हो जाते हैं। फंजाई फॉर्म करेगी फ्रूटिंग बॉडीज, जिसमें रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन डिवीजन का मतलब हो गया मियोसिस होगा, जो आगे चल के हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेगा। इजी है, कुछ भी नहीं है इन सब में। पहला फंजाई है फाइकोमाइसीट्स, जिनको सैक फंजाई भी कहते, सॉरी लोअर फंजाई भी कहते हैं। सैक फंजाई तो एस्को को कहते हैं। फाइकोमाइसीट्स जिनको लोअर फंजाई भी कहते हैं, aquatic habitat में दे विल अकर, डिकेइंग वुड, मॉइस्ट और डैम प्लेसेस में ये ज़्यादातर रहेंगे, मिलेंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर। इनका माइसीलियम एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है, सिनोसिटिक और एसेप्टेट होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है मोटाइल जूस्पोर्स के थ्रू या नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर्स के थ्रू। एंडोजिनसली ये स्पोरेंजियम में पाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो जाइगोस्पोर्स फॉर्म करेंगे बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स।
अगर गैमीट्स आइसोगैमस है, यानी कि दोनों गैमीट एक जैसे दिखने में है, मॉर्फोलॉजी दोनों की एक जैसी है, या एनाइसोगैमस है या ओगैमस है जो कि डिसिमिलर होते हैं, तो एग्जाम्पल उनमें आ जाएगा म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस ऑल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड, एंड एल्ब्यूगो जिसको पैरासिटिक फंजाई और मस्टर्ड भी बोला जाता है। फिर हम बात करते हैं एस्कोमाइसीट्स की, जो है सैक फंजाई, रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं वो। एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस, मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। माइसिलियम इनमें ब्रांच्ड और सेप्टेट होती है। सैप्रोफिटिक होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक एंड कॉप्रोफिलस होते हैं, ग्रोइंग ऑन डंग, डंग में ग्रो करने वाले। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो कोनिडिया प्रोड्यूस होगा एक्सोजेनसली। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोजेनसली एंड एंडोजेनसली? एक्सोजेनसली हाइफी के ऊपर, एक्सोजेनसली अंदर की तरफ प्रोड्यूस होने वाला स्पोर, ठीक है, ऑन द स्पेशल माइसीलियम जिसको कोनिडियोफोर भी बोला जाता है। कोनिडियोफोर, कोनिडिया जर्मिनेट करके फिर माइसीलियम को प्रोड्यूस कर देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो वो एस्कोस्पोर्स के थ्रू होगा जो प्रोड्यूस होते हैं एंडोजेनसली। देखो ध्यान से, कोनिडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सोजेनसली, एस्कोस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंडोजेनसली, ये चीज हमेशा याद रखना। इन सैक लाइक एस्काई, एस्काई आपस में अरेंज्ड होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज जिसको एस्कोकार्प भी बोला जाता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को बायोकेमिकल जेनेटिक्स में यूज किया जाता है बहुत ही एक्सटेंसिवली। मॉरल्स एंड ट्रफल्स, दे आर द एडिबल काइंड ऑफ फंजाई जिसे हम अपने डिशेस में यूज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेसीज माना जाता है उनको। ईस्ट इज यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ईस्ट को क्या कहते हैं? सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। ब्रेड और बियर बनाने के काम आता है और इसीलिए ईस्ट का नाम ब्रूअर्स ईस्ट एंड बेकर्स ईस्ट भी है। बेसिडियोमाइसीट्स, नाउ ये है तीसरे टाइप का फंजाई। ये इंक्लूड करता है मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई या फिर पफ बॉल्स। कहाँ पे ग्रो करेंगे? सॉइल में भी कर सकते हैं, वुडन लॉग्स में कर सकते हैं, ट्री के स्टम्प्स में कर सकते हैं, एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट ऑल्सो। रस्ट एंड स्मट इनका एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसीट्स का। पक्सीनिया हो गए या यूस्टिलागो हो गए। पक्सीनिया कॉज करता है रस्ट और यूस्टिलागो कॉज करता है स्मट। माइसीलियम इनमें ब्रांच्ड और सेप्टेट होती है, सेप्टा इनमें पाया जाता है। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली पाए नहीं जाते लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कॉमन है। सेक्स ऑर्गन्स इनमें एब्सेंट होते हैं लेकिन प्लाज्मोगैमी अकर करती है बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। नाउ द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक होगा। डाइकैरियोटिक अभी जस्ट मैंने तुम लोगों को बताया, 2 न्यूक्लियाई इन पर सेल which gives rise to basidium। कैरियोगैमी और मियोसिस होती है बेसिडियम में जो प्रोड्यूस करेगी 4 बेसिडियोस्पोर्स। फिर वो बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होंगी ऑन द बेसिडियम। फिर बेसिडिया अरेंज होंगे फ्रूटिंग बॉडीज के फॉर्म में जिनको बेसिडियोकार्प भी बोला जाता है। एग्जाम्पल है एगैरिकस जिसे मशरूम भी हम कॉमनली जानते हैं। यूस्टिलागो स्मट कॉज करेगा। पक्सीनिया रस्ट कॉज करने वाला फंगस है। बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल्स मैं लेकर आई हूँ जो कि आपको याद करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी चॉइस। ड्यूटेरोमाइसिस जिसको कॉमनली इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं बिकॉज इनमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही देखा जाता है। सेक्सुअल फेज इनमें अननोन है, सेक्सुअल फेज नहीं पाई जाती, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। जब परफेक्ट सेक्सुअल स्टेजेस इस फंजाई के डिस्कवर होंगे, दे वर मूव्ड इनटू अदर क्लास ऑफन टू एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेजेस जो है ना इनको एक नाम दिया गया है जो कि ड्यूटेरोमाइसीट्स का ही नाम है, ठीक है, और सेक्सुअल स्टेज जो है वो कहीं और उसका प्लेसमेंट है, जैसे कि किसी एस्कोमाइसीट्स में उसका प्लेसमेंट हो या फिर किसी बेसिडियोमाइसीट्स में उसका प्लेसमेंट हो। द थिंग इज कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ड्यूटेरोमाइसीट्स you have to understand that it contains only asexual stage
or vegetative stage. That's it. When the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromycetes. Okay. रिप्रोड्यूस करेंगे बाय एसेक्सुअल स्पोर, जिसको कोनिडिया बोला जाता है, में भी माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होती है, सेप्टेट भी है और ब्रांच्ड भी है। कुछ ऐसे होते हैं जो सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होती है, मेजॉरिटी इनमें डीकम्पोजर्स होती हैं लिटर में, एंड दे हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। मिनरल साइक्लिंग का काम ज्यादातर कौन करता है? फंगस करता है और बैक्टीरिया करता है। बैक्टीरिया में भी वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग वाली बैक्टीरिया, एंड फंगस में ज्यादातर ड्यूटेरोमाइसीट्स। तो यू हैव टू रिमेंबर ये दोनों के नाम, ऑल्टरनेरिया सोलानी, कॉलिटोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा, ये तीन बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जांपल्स है ड्यूटेरोमाइसीट्स के। ट्राइकोडर्मा के बारे में आप सेपरेटली बहुत अच्छे से पढ़ोगे अगली क्लास में जब जाओगे क्लास 12th में, और आप इसके यूजेस भी पढ़ने वाले हो। तो ये है टोटल फंजाई का एक समरी। नाउ प्लांटे क्या है? यूकैरियोटिक, क्लोरोफिल कंटेन करने वाले ऑर्गेनिज्म जिनकी सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, पार्शियली हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। कभी कभी ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि ब्लैडरवर्ट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, या फिर पैरासाइट के फॉर्म में कस्कूटा प्लांट जो है वो पाया जाता है। प्लांट एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से इंक्लूड करते हैं, जो हम लोग सेपरेटली एक अलग चैप्टर में, अगले चैप्टर में पढ़ने वाले प्लांट किंगडम में। सो डोंट वरी एट ऑल, विल स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। लाइफ साइकिल जो होती है प्लांट की दो फेजेस में होती है, एक होता है डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज और एक होता है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपके सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन जब मैं प्लांट किंगडम आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया तो दे ही दूंगी। अमंग डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स जो लेंथ होती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज की वो वेरी करती है। ऑल्सो ये फेजेस फ्री लिविंग या डिपेंडेंट होते हैं कभी कभी एक दूसरे के ऊपर। एनिमल किंगडम मल्टी सेलुलर होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, सेल वॉल इनमें नहीं पाई जाएगी। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे आर डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड बिकॉज दे आर हेट्रोट्रॉफिक, दे कैन नेवर बी प्रोड्यूसर्स, दे कैन नेवर बी ऑटोट्रॉफ्स एट एनी कॉस्ट। इसीलिए ये हमेशा डिपेंड होंगे प्लांट्स पे अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए। ये डाइजेस्ट करते अपना फूड इन एन इंटरनल कैविटी और अपने फूड को रिजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन या फिर फैट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज्यादातर होलोजोइक होता है, यानी कि फूड इंजेस्ट करना। अभी जब आपको खाना मिलेगा ना, दोपहर का लंच जब मिलेगा या रात का डिनर मिलेगा, जिस भी टाइम आप देख रहे हो, तो आप खाना क्या करते हो? इंजेस्ट करते हो, खा के निगल जाते हो, है ना। आप या तो उसको अब्जॉर्ब नहीं करते या फिर डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करते बॉडी में, या आप किसी दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहकर सारे और न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे होते, आप इंजेस्ट करते हो नॉर्मली। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो भाई कल लास्ट ईयर तुम लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 10th में। ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे तुम लोगों को पता ही नहीं है। दे हैव अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न और ये ग्रो करते हैं इनटू अडल्ट्स। दे हैव अ डेफिनेट शेप और साइज। हायर फॉर्म्स सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म भी शो करते हैं एनिमल्स में। बहुत सारे एनिमल्स केपेबल होते हैं लोकोमोशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करके जा सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। आफ्टर दैट एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट उनमें पाई जाती है। नाउ 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे रह गए, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस भी 4 इंपॉर्टेंट। फटाफट से इसको देखकर खत्म करेंगे। वायरसेस को कभी भी कोई घर ही नहीं मिला, ये तो ऐसा बेघर हुए, इनको तो ऐसा घर से निकाला गया जैसे तुम कुछ हो ही नहीं। तो वायरसेस कभी भी ट्रूली लिविंग नहीं थे, वायरसेस कभी भी ट्रूली लिविंग नहीं थे, जिसके वजह से इनको कभी भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं रखा गया। बुरा हो गया ना इन लोगों के साथ, बुरा हुआ कि नहीं? सारी उम्र मैं जोकर तब बनया रवा, तो ये जोकर बन के रह गए लाइफ में, इनको कभी कोई घर ही नहीं मिल पाया। सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वायरसेस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं आउटसाइड द लिविंग सेल। अगर ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होंगे तभी ये अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे। अगर बाहर होंगे, इन्वायरमेंट में होंगे,
तो ये एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे जो बिल्कुल इनएक्टिव होता है, इनर्ट कहते हैं हम उसको, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और यही रीजन है कि इसे ऑब्लिगेट पैरासाइट बोला जाता है। नीट 2019 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट भी किया है। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। जब ये किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो ये उस सेल की पूरी मशीनरी को टेक ओवर कर लेंगे एंड फिर खुद से उसको रेप्लिकेट करना शुरू कर देंगे, thereby killing the host। इसके वजह से वो अपने होस्ट को मार डालते हैं। They are connecting link between living and non-living. That is the reason why they are not being kept in any kind of kingdom. They have not been placed in any kind of kingdom. DJ Vanovsky 1892 में डिस्कवर करते हैं वायरस को। He recognized certain microbes जो कॉज करता है मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। They were smaller than bacteria because they passed through bacteria proof filters. बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स के थ्रू वो पास हो गए। इसका मतलब यही है कि वो बहुत छोटे होते हैं साइज में, छोटे, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। NW बेजरिंग ने 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो इसके एक्सट्रैक्ट होती है ना, टोबैको प्लांट की जो एक्सट्रैक्ट होती है वो इन्फेक्शन कॉज कर रही है हेल्दी प्लांट्स को, और तभी उन्होंने उस एक्सट्रैक्ट को, उस पर्टिकुलर फ्लूइड को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम नाम दिया था, जिसका मतलब है एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो इन्फेक्शन कॉज करता है। WM स्टैनले ने 1935 में ये शो किया कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है एंड वो क्रिस्टल्स लार्जली प्रोटीन्स कंटेन करते हैं। अभी जब मैं आप लोगों को 3D एनिमेशन दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा, जब आप कोविड-19 के वायरस को, कोरोना वायरस को अच्छे तरीके से 3D एनिमेशन में देखोगे तब आप देखोगे कि अंदर ज्यादातर प्रोटीन्स ही है और फिर थोड़ा सा वो जो जेनेटिक मटेरियल है वही उस इंसान के पूरे जेनेटिक मटेरियल को, सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है और किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करता है। चलो, वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, इट हैज अ प्रोटीन कोड जिसको कैप्सिड कहते हैं, और जेनेटिक मटेरियल RNA या DNA कोई भी हो सकता है। कोई भी वायरस ऐसा नहीं है दुनिया में जिसके अंदर DNA और RNA दोनों पाया जाएगा, या तो DNA पाया जाएगा या तो RNA पाया जाएगा। जेनेटिक मटेरियल इनका इन्फेक्शियस होता है, यानी इन्फेक्शन ये किससे कॉज कर पा रहे हैं, या तो अपने RNA से या फिर अपने DNA से। नो वायरस कंटेन्स बोथ RNA एंड DNA। जनरली जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास या तो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है या डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस यानी कि वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफेजेस बोला जाता है, यूजुअली हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA। कैप्सिड, कैप्सिड क्या है? इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट। कैप्सिड इज द प्रोटीन कोट। वायरस के चारों तरफ जो कवरिंग है, जो प्रोटीन की कोटिंग है, उसको हम कैप्सिड कहते हैं, और कैप्सिड बना हुआ होता है छोटे छोटे स्मॉल सब यूनिट से जिसका नाम है कैप्सोमियर। ये प्रोटेक्ट करता है अंदर में पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड को, यानी कि उसके जेनेटिक मटेरियल को, चाहे वो DNA हो या RNA हो। कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। नाउ वायरसेस डिजीज कॉज करते हैं जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स। In plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling, curling, yellowing, vein clearing, dwarfing, stunted growth, etc. ये है पूरा इसका समरी। Now as you can see, जो 2 साल तक कोविड के टाइम पर हमारे नाक पर दम करने वाला जो वायरस था, उस वायरस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हर एक वायरस थोड़ा सा डिफरेंट होता है अपने अपने अल्ट्रा स्ट्रक्चर में, तो उसमें से एक ये भी है, ठीक है, कोरोना वायरस या फिर कोविड वायरस। तो अब वायरस के बारे में देखेंगे कि उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से उसकी पूरी बॉडी कवर्ड होती है, अंदर में कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है, किस चीज का बना हुआ होता है। एक्चुअली आपने बैक्टीरिया का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, आपने देखा कि वो एक प्रॉपर सेल था जिसमें सेल वॉल भी था, सेल मेम्ब्रेन भी था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड जेनेटिक मटेरियल भी था, एंड राइबोसोम्स भी थे। भले सेल बाउंड न्यूक्लियस वगैरह नहीं थे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं थे, लेकिन साइटोप्लाज्म भी था। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे
बेसिक जो वायरस होता है ना, वो पूरी तरह से प्रोटीन का बना हुआ होता है। वो प्रोटीन उस पर्टिकुलर वायरस को प्रोटेक्ट करने के काम आती है। अंदर में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जो कि क्या है, उस पूरे वायरस की ना वो मशीनरी है। वही मशीनरी कि जब वो वायरस किसी दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करेगा, उसके सेल में ये मशीनरी टेक ओवर कर जाएगी और उसके सेल्स में सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग बनने लग जाएंगी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोविड वायरस, कोरोना वायरस। देखते हैं ये सबसे ऊपर वाली स्ट्रक्चर क्या है। ओके, सो दिस इज एस प्रोटीन। ठीक है, आपको इस पूरे वायरस के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में ज्यादातर प्रोटीन ही नजर आएगा। वायरल एनवेलप किस चीज का बना हुआ होता है? वायरल एनवेलप कैप्सिड का। कैप्सिड छोटे छोटे कौन से मोनोमर से बना हुआ है, सब यूनिट से बना हुआ है? कैप्सोमेयर। ठीक है, थोड़ा सा और इनसाइड जाएंगे हम। वायरल एनवेलप के बाद ये वाली स्ट्रक्चर क्या है भाई? ये वाला, ये क्या है? ये है इसका आरएनए। ये क्या है? इसका आरएनए है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर वायरस का आरएनए। अच्छा चलो, आरएनए समझ में आ गया। व्हाट इज दिस? रुको, थोड़ा सा हमें आगे आना पड़ेगा। ये भी इसका एस प्रोटीन है और ये क्या है? ये इसका एन प्रोटीन है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन। अभी इस लेवल पर अगर आप सारे प्रोटीन के बारे में, सबके बारे में पढ़ोगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा हिल जाएगा। इतना नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है हमें कि वायरस जो है वो किस चीज से एनवेलप्ड है? प्रोटीन के कवरिंग से एनवेलप्ड है, कोटिंग से एनवेलप्ड है, और उसको हम कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड बना हुआ होता है छोटे छोटे सब यूनिट से, जिसको हम कहते हैं कैप्सोमियर। और अंदर में पाया जाता है प्रोटीन के साथ साथ उसका जेनेटिक मटेरियल। बाकी वो कुछ भी नहीं है। अगर प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल ना हो तो फिर बाकी वो कुछ भी नहीं है। ना सेल मेम्ब्रेन है, ना सेल वॉल है, सेल की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, जिसके वजह से इसे एक नॉन सेलुलर फॉर्म भी बोला जाता है। इट इज द ओनली particle that is not truly living but it behaves like a living organism है। वायरॉइड्स, छोटा सा पॉइंट है इसके बारे में, याद हमेशा रहना चाहिए, दिमाग में इसको बिठा लो। इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो कि फ्री लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए है और कोई प्रोटीन कोड नहीं पाई जाती। वायरसेस से बहुत छोटे होते हैं मॉलिक्यूलर वेट में और इनमें सिर्फ फ्री आरएनए पाया जाता है और कुछ नहीं पाया जाता, कोई प्रोटीन नहीं, कुछ नहीं। स्मॉलर देन वायरसेस, इसको डिस्कवर किया था टीओ डाइनर ने 1971 में, एंड उन्होंने ये पाया कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करने वाले वायरॉइड्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रियॉन्स के बारे में। प्रियॉन्स क्या है? एक प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट है। यानी जिस तरह वायरॉइड में मैंने बोला कि कोई प्रोटीन वगैरह नहीं पाई जाती, सिर्फ एक फ्री आरएनए होता है लो मॉलिक्यूलर वेट वाला, जस्ट उसका ऑपोजिट है प्रियॉन। प्रियॉन में कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, ना डीएनए होता है, ना आरएनए होता है, कुछ नहीं होता। वो सिर्फ एक प्रोटीन है जो कि इन्फेक्शंस कॉज कर रहा है। मोस्ट नोटेबल डिजीज जो प्रियॉन कॉज करता है वो है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जो सिर्फ कैटल्स को इन्फेक्ट करते हैं और इसे मैड काउ डिजीज भी बोला जाता है क्योंकि कैटल इससे पागल हो जाते हैं प्रियॉन्स जब इनको इन्फेक्ट करते हैं बीएससी डिजीज से। तो एंड एनिमल्स में, यूजुअली ह्यूमंस में सीआर जेकब डिजीज पाया जाता है जो कि एनालॉगस है, उसका भी इफेक्ट ह्यूमंस में लगभग सेम है जैसा इंसेफेलोपैथी का है। Last but not the least topic is lichens. They are the symbiotic association between algae and fungi. Symbiotic association हम ऐसे association को कहते हैं जिनमें दोनों component equally benefited होते हैं, दोनों को एक दूसरे से कोई ना कोई फायदा होता है। Algal component है फाइकोबायंट जो कि ऑटोट्रॉफिक होगा क्योंकि वो एल्गी है, ग्रीन प्लांट है, लोअर ग्रीन प्लांट है, और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायंट कहते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक होता है क्योंकि फंगसेस आर हेटेरोट्रॉफिक। एल्गी फंगस के लिए फूड प्रिपेयर करता है और बदले में फंगस
उस एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है और मिनरल अब्सॉर्ब करके देता है ताकि वो फूड अच्छे से प्रिपेयर कर सके। यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए एक आइडियल पार्टनर की तरह है, एक आइडियल कपल की तरह है। तो ये क्या है, लाइकेन। प्यारे से लाइकेन होते हैं, गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। जहां पे भी पोल्यूशन होता है या SO2 प्रेजेंट होगी एटमॉस्फेयर में, वहां पर वो ग्रो नहीं करेंगे। सो SO2 से बहुत सेंसिटिव होते हैं वो, दे कैन नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। लाइकेन्स आर द पायनियर इन ज़ेराक सक्सेशन। ज़ेराक सक्सेशन मतलब किसी भी रेगिस्तान में, किसी भी तरह के बंजर ज़मीन में अगर पहली बार कोई लाइफ का फॉर्म स्टार्ट हुआ है तो वो लाइकन से शुरू होगा, तब जाकर वहाँ पर फर्दर सक्सेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। सो आई गेस दिस इज ऑल फॉर टुडे बच्चों। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा देन प्लीज़ गिव अ लाइक, कमेंट करना जहाँ पर भी कुछ नहीं समझ में आया हो, एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बताओ 3D एनिमेशंस के साथ ये लेक्चर आपको कैसा लगा। सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।